2030 तक। कभी यह यात्रा एक साधारण वेबिनार से शुरू हुई थी, संवाद का एक छोटा सा प्रयास, ज्ञान को साझा करने का एक मंच, परंतु समय के साथ 101वें वेबिनार से शुरू हुआ नया डिजिटल युग आज 200 की दहलीज पार कर चुका है। 100 वेबिनार, सैकड़ों प्रतिभागी, 100 से अधिक विशेषज्ञ और लगभग 150 घंटे का डिजिटल ज्ञान संग्रह। यह केवल संख्या नहीं, यह निरंतरता का प्रमाण है। यह केवल आयोजन नहीं, यह विश्वास की कहानी है। जब मीडिया बदल रहा था, जब कृत्रिम बुद्धिमत्ता संवाद को नया आकार दे रही थी, जब डिजिटल दुष्प्रचार चुनौती बन रहा था, तब इस मंच ने प्रश्न उठाए, उत्तर खोजे और विमर्श को जीवित रखा। यह श्रृंखला सिद्ध करती है कि तकनीक केवल माध्यम है, विचार ही वास्तविक शक्ति है। देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों से आए विद्वान, पद्म सम्मानित व्यक्तित्व, वरिष्ठ पत्रकार, नीति विशेषज्ञ, सभी ने इस मंच को समृद्ध किया। यह अब केवल वेबिनार नहीं, एक राष्ट्रीय बौद्धिक नेटवर्क है। आज जब हम द्विशतक की ओर बढ़ रहे हैं, हम केवल अतीत को नहीं देख रहे, हम भविष्य का निर्माण कर रहे हैं। दृष्टि 2030, एक ऐसा समय जहां संवाद सीमाओं से परे होगा, डिजिटल अभिलेखागार शोध का आधार बनेगा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता ज्ञान का सहयोगी बनेगी और युवा शोधकर्ता इस मंच की ऊर्जा बनेंगे। कम्युनिकेशन टुडे की यह यात्रा हमें सिखाती है कि निरंतरता से विश्वास बनता है, विचार से परिवर्तन आता है और संवाद से समाज आगे बढ़ता है। यह श्रृंखला केवल वीडियो का संग्रह नहीं, यह हमारे समय का दस्तावेज है। यह भविष्य की पीढ़ियों के लिए एक संदेश है, ज्ञान रुकना नहीं चाहिए, संवाद थमना नहीं चाहिए और डिजिटल युग में अकादमिक विमर्श और भी सशक्त होना चाहिए। द्विशतक केवल एक संख्या नहीं, यह एक संकल्प है 2030 तक और उससे आगे भी। यह मंच राष्ट्रीय से वैश्विक, डिजिटल से मानवीय और संवाद से आंदोलन की ओर बढ़ता रहेगा, क्योंकि संवाद ही भविष्य है, ज्ञान ही शक्ति है और निरंतरता ही विरासत है। कम्युनिकेशन टुडे, वेबिनार द्विशतक, अ डिजिटल नॉलेज क्रॉनिकल। भारतीय विद्यापीठ, कम्युनिकेशन टुडे और वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय के पत्रकारिता जनसंचार विभाग के संयुक्त तत्वावधान में 218वें हमारी इस वेबिनार श्रृंखला के 218वें एपिसोड में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। जैसे कि हमारी परंपरा, हर एपिसोड के प्रारंभ में सरस्वती वंदना की प्रस्तुति के साथ हम हमारी इस यात्रा को शुरू करते हैं। अनुरोध प्रियंका सिंह जी से, जो भारतीय विद्यापीठ में स्कूल ऑफ जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन में सहायक प्रोफेसर के रूप में कार्य कर रही हैं, साथ ही अपनी जनसंपर्क संबंधी गतिविधियां का भी वो संचालन कर रही हैं। माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता राष्ट्रीय संचार विश्वविद्यालय के नोएडा परिसर से आपने मास्टर्स उपाधि प्राप्त की और शिक्षण में आने से पहले आप रेडियो इंडस्ट्री के साथ जुड़ी थी। आपसे अनुरोध सरस्वती वंदना की प्रस्तुति के लिए। सो मच सर। तो आज की सरस्वती वंदना को माँ सरस्वती को याद करते शुरू करते हैं आज का हमारा ये 218 वेबिनार। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई होना। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे कि अब क्या है दर्पण, फूल खुशियों के बाटे सभी को, सबका जीवन मधुबन, करुणा का जल तू बहा दे, कर दे पावन हर के मन का कोना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। सो थैंक यू सर। 2026 में हिंदी पत्रकारिता के 200 साल पूरे हो रहे हैं। इस सफर की शुरुआत 1926 में उद्दंड मार्तंड से हुई थी। तब से लेकर आज तक स्वतंत्र आंदोलन, नेशन बिल्डिंग, टीवी का दौर और अब डिजिटल एरा, हिंदी पत्रकारिता में जनमात बनाने, भाषा को बचाने और आम आदमी को आवाज देने में काम किया है। ये एक दिवसीय राष्ट्रीय वेबिनार इसे 200 साल की विरासत को समझने के लिए है।
इसमें हम 3 चीजों पर बात करेंगे: परंपरा, पुरानी हिंदी, प्रेस के वैल्यूज, भाषा और सामाजिक जिम्मेदारी। जी हाँ, इसमें स्टूडेंट्स अपने व्यूज शेयर करेंगे कि आज हिंदी जर्नलिज्म कहाँ खड़ा है और आगे कहाँ जाने चाहिए। जो स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करना चाहते हैं वो अपने टॉपिक और नाम, यूनिवर्सिटी बताकर अपने डिटेल शेयर करेंगे और अनम्यूट करके अपने ओपिनियन भी देंगे। आज के कम्युनिकेशन टुडे, मीडिया क्वार्टरली, जयपुर जंगल और भारतीय विद्यापीठ, इन दोनों ने जुड़कर ये वेबिनार सीरीज स्टार्ट की एक ऑनलाइन मोड में। हम स्टार्ट करते हैं अपना 218 वेबिनार, 200 साल पत्रकारिता के ऊपर। थैंक यू सो मच सर। बहुत बहुत आभार आपका इस प्रस्तुति के लिए। और जैसे कि हमारी परंपरा, इस आभासीय मंच पर हमारे सभी अतिथियों का, प्रोफेसर हरीश कुमार और डॉक्टर राघवेंद्र मिश्रा जी नमस्कार जी शायद अभी ज्वाइन नहीं कर पाए, जल्दी ज्वाइन करेंगे। तो हमारे जो माननीय अतिथि हैं, मुख्य वक्ता हैं आज के, जिनके सानिध्य में यह आयोजन किया जा रहा है, उनका सम्मान हम ई बुके के माध्यम से करेंगे। प्रियंका जी से अनुरोध, ई बुके से आपका स्वागत, अभिनंदन। जी सर, बिल्कुल। मैसेज रहता है कि इस ई बुके की तरह हमारी जो लाइफ है उसमें खुशबू फैले दिन दिन में। इसकी जो फ्रेशनेस है वो हम अपनी लाइफ में इम्बाइब करें, क्रिएटिविटी को लाइफ में इम्बाइब करें और अपनी लाइफ में आगे बढ़ते जाएं। सो आई हैव द सेम मैसेज फॉर ऑल। बस, और फूलों की इसी खुशबू की बात की, हमारे विचार भी देश दुनिया में जहां हमारी भाषा, हमारे प्रतीकों को समझने वाले लोग रह रहे हैं, उनको ये इसी प्रकार से खुशबू ये वहां प्रचारित होती रहे और ये हमारी विचार यात्रा, ज्ञान यात्रा इसी तरह आगे बढ़ती रहे। इन्हीं उम्मीदों के साथ मैं आमंत्रित कर रहा हूँ प्रोफेसर मनोज मिश्रा जी, जो आज के हमारे इस पूरे आयोजन के सह आयोजक भी हैं, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी के पत्रकारिता जनसंचार विभाग के अध्यक्ष। उनसे अनुरोध, ये जो हमारा सत्र है ये थोड़ा सा हमने लीक से हटके आयोजित किया है। आज देश भर में जो आयोजन हो रहे हैं, अधिकांश जगह वरिष्ठ अनुभवी पत्रकार, मीडिया शिक्षक को आमंत्रित किया गया है। हमने भी किया पिछले सत्र में, लेकिन इस सत्र का जब मेरी भाई मनोज जी से बात हो रही थी तो हमें लगा कि जो पत्रकारिता का पाठ्यक्रम कर रहे हैं, शोधार्थी हैं, विद्यार्थी हैं, वो किस रूप में पत्रकारिता को देख रहे हैं। तो कुछ इस तरह का हमने प्लान किया है। कुछ नाम मेरे पास आए हैं, लेकिन ये सत्र खुला है। जो भी हमारे प्राथमिकता हमारे विद्यार्थियों और शोधार्थियों को रहेगी तो वो अपनी बात कहें। तो मैं भाई मनोज जी से एक बार अनुरोध करूंगा कि आप सभी के स्वागत में अपनी बात कहें। भाई मनोज मिश्रा। हाँ जी, बहुत बहुत स्वागत सर। आज ऐतिहासिक दिवस पर और हिंदी पत्रकारिता दिवस के 200 वर्ष पूरे होने पर जो हमारा द्वितीय सत्र है, इस द्वितीय सत्र में हिंदी पत्रकारिता के जो मूर्धन्य आदरणीय जन विद्वान हम लोगों के बीच में है, मैं इस आभासी मंच की ओर से और समस्त आयोजकों की ओर से सर्वप्रथम प्रोफेसर हरीश कुमार जी, पूर्व डीन जनसंचार एवं पत्रकारिता एकेडमिक अफेयर्स, एमडी यूनिवर्सिटी रोहतक, का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथ में हम लोगों के बीच में उपस्थित पत्रकारिता के मूर्धन्य विद्वान, नवोन्मेषी विचारक आदरणीय प्रोफेसर राघवेंद्र मिश्र जी, आप संकाय अध्यक्ष एवं विभागाध्यक्ष हैं पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय अमरकंटक मध्य प्रदेश से। आप सभी का सानिध्य मिला, ये हम सभी के लिए बड़े गौरव की बात है। तो श्री प्रियंका जी हम लोगों को तकनीकी सत्र में सहयोग कर रही हैं, आपका पुनः स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्रोफेसर भानावत सर का साथ सदैव हम लोगों के साथ रहे, इसी आकांक्षा के साथ मैं स्वागत करता हूं। यद्यपि आज सर के भी कई अपॉइंटमेंट्स हैं और मुझसे उन्होंने कहा था 2 बजे तक अगर नहीं समाप्त होगा फिर आपको दायित्व देखना होगा। सर आपने बहुत समय दिया शुरू से लेकर अब तक, आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। हमारे विश्वविद्यालय के हमारे शिक्षक साथी प्रोफेसर दिग्विजय सिंह राठौर जी का मैं पुनः स्वागत अभिनंदन करता हूं। हमारे शोधार्थी जनसंचार विभाग के
नवनीत मिश्र हैं, मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूं। डॉक्टर सुरेंद्र कुमार जी जो पीडीएफ हैं, उनका भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। हमारे शिक्षक साथी, हमारे मित्र डॉक्टर चंदन सिंह जी हैं, आपका भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हमारे शोधार्थी नितेश सिंह जी हैं, रक्षित प्रताप सिंह हैं, मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारे प्रिय विद्यार्थी रमन मिश्रा हैं, दिव्यांशु सिंह हैं, मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथ में जो भी हमारे साथ के विभाग के विद्यार्थी हैं और जो हमारे आमंत्रित अतिथिगण हैं और जो हमारे पत्रकारिता जगत में जो नवोन्मेषी हैं, उन सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। और इसी के साथ मैं इस विषय पर, नई पीढ़ी की नजर से हिंदी पत्रकारिता विषय पर, मैं जनसंचार विभाग वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय के शोधार्थी नवनीत मिश्र को मैं आमंत्रित करता हूं कि नई पीढ़ी की नजर से हिंदी पत्रकारिता पर अपना एक संक्षिप्त उद्बोधन, अपना शोध पत्र प्रस्तुत करें। अधिकतम समय किसी भी नवोन्मेषी शोधार्थी के लिए 5 मिनट है, तो समय सीमा का ध्यान रखेंगे। मैं पहले अनुरोध करूंगा भाई राघवेंद्र मिश्रा जी से, लेकिन इसके पहले जैसा थोड़ा सा पृष्ठभूमि के रूप में आज के इस जो हमारा सत्र हमने किया है आयोजित, मूलतः हमारा विचार ये था कि जो हिंदी पत्रकारिता की 200 वर्षों की ये गौरवशाली यात्रा है, किस तरह से मिशनरी पत्रकारिता से हम व्यावसायिक पत्रकारिता तक, मुद्रित समाचार पत्रों से लेकर डिजिटल मीडिया और कृत्रिम बौद्धिकता के दौर पे आए, जिसकी बात पिछले सत्र में काफी हुई। लेकिन आज सबसे बड़ा प्रश्न या चुनौती हमारे सामने है कि ये जो विरासत है 200 वर्षों की, इसको नई पीढ़ी किस तरह से देख रही है। इस सत्र के आयोजन के पीछे जो मूल परिकल्पना थी, बहुत बातें की हमने अतीत की और घंटों बात कर सकते हैं, शाम तक कहानी किससे सुनाए जा सकते हैं, लेकिन असली चुनौती यह है कि जिनके कंधों पे पत्रकारिता का भविष्य आने वाले दौर में, वो क्या सोचते हैं। तो आज का, क्योंकि आज का युवक केवल समाचारों का उपभोक्ता नहीं है, वो खुद कंटेंट क्रिएटर है, वो इन्फ्लुएंसर है, वो ब्लॉगर है, वो पॉडकास्टर है, वो सिटीजन जर्नलिस्ट है। क्या नहीं है आज का युवा? उसके हाथ में मोबाइल फोन है, उसके पास बहुत सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, अभिव्यक्ति के बहुत सारे अवसर हैं, अनगिनत अवसर हैं, अभूतपूर्व अवसर है यदि मैं कहूं। तो इसलिए यह जानना आवश्यक है कि आज की पत्रकारिता से उसकी अपेक्षाएं क्या है, वो इन चुनौतियों को किस रूप में देखता है। पिछले सत्र में हमारे संपादक महोदय थे यशोभूमि के, उन्होंने इस तरह से संबोधित किया और उन चुनौतियों का सामना करने का संदेश दिया, कभी हार नहीं मानने का संदेश दिया। तो वो जो पीढ़ी है वो कैसे भविष्य की पत्रकारिता को देखती है, ये मुख्य प्रश्न है। यह भी विचारणीय है कि आज का युवा समाचारों को अखबारों के पन्नों से कम और मोबाइल के स्क्रीन पर अधिक पढ़ता है। पिछले सत्र में बहुत बात हुई है इस विषय पर। अब लंबी रिपोर्ट की जगह छोटे छोटे वीडियोस देखता है। बल्कि मैं अभी पढ़ रहा था, अब तो ये दौर आने वाला है कि शायद अभी जब प्रिंट मीडिया के खत्म होने की बात करते हैं, टीवी के खत्म होने की बात चल रही है, अब तो फिल्मों के खत्म होने की बात चल रही है। कौन देखेगा 2.5 घंटे की फिल्म? अब तो 2-2 मिनट की फिल्म आ रही हैं। एक फिल्म सुबह आप पेश कर रहे हैं और मोबाइल सामने, फिल्म खत्म। ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, मोबाइल सामने, फिल्म खत्म। 2-2 मिनट की स्टोरीज। अब जो कंटेंट क्रिएटर है वो 2 मिनट में अपनी बात कहेगा। बस स्टॉप पे वेट कर रहे हैं, देखा, फिल्म खत्म। मतलब आप 2.5 घंटे तक किसके पास धैर्य कि आपकी फिल्म देखता रहेगा। तो ये जो संक्षिप्तीकरण का दौर आ गया है, मुझे कई लोग कहते हैं कि आप 1-1 घंटे के वीडियो क्यों बनाते हो, छोटे छोटे वीडियो बनाओ, इसमें से काट काट के वीडियो बनाओ। तो ये कैसे दौर में हम जा रहे हैं? ये जो पॉडकास्ट है, ये मल्टीमीडिया की जो कहानियां हैं, इसकी ओर जो आकर्षण हो रहा है, उसके पीछे क्या पृष्ठभूमि है? क्या हिंदी पत्रकारिता इस बदलती मीडिया संस्कृति के अनुरूप स्वयं को ढाल पा रही है? क्या हम युवाओं की भाषा, उनकी आकांक्षाओं, उनके सरोकारों को पर्याप्त स्थान दे पा रहे हैं? जिसकी बात प्रमोद जी ने की थी, पाठक की रुचि की बात की थी। आज कृत्रिम बौद्धिकता, एल्गोरिदम, फेक न्यूज, डीप फेक, सूचना की अतिरेकता और हमारे सामने नई तरह की चुनौतियां आ गई हैं। तब पत्रकारिता का जो मूल है, सत्य, विश्वसनीयता, निष्पक्षता, जनहित और सामाजिक सरोकार, मेरे ख्याल और अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। तो नई पीढ़ी इन मूल्यों को किस रूप से देखती है, यह समझना मुझे लगता है हमारे लिए आवश्यक है। इस वेबिनार में कुछ युवा शोधार्थी और विद्यार्थियों ने अपने नाम दिए हैं, तो हमें विश्वास है वो खुल करके बात करेंगे।
केवल अतीत का उत्सव नहीं है आज का दिन, बल्कि भविष्य की दिशा को तलाशने का एक प्रयास है। हिंदी पत्रकारिता अगले में जाए चैलेंज ये 100 साल में न जाने कहां तक पहुंचेंगे हम, क्योंकि कल का ही पता नहीं है क्या नए चमत्कार हो जाएं। लेकिन फिर भी उसका संकेत हमें नई पीढ़ी की उस आवाज में मिलेगा। इन शब्दों के साथ विषय का औपचारिक परिचय देते हुए मैं सभी प्रतिभागियों से आग्रह करूंगा कि वे खुल करके अपने विचार प्रकट करें और इस संवाद को सार्थक बनाएं। इसके पहले मैं युवाओं को आमंत्रित करूं, क्योंकि हमारे साथ भाई राघवेंद्र मिश्रा जी भी हैं, और जैसा आज हर विश्वविद्यालय में कार्यक्रम है, बहुत सारे मंचों पे कार्यक्रम है, तो मैं राघवेंद्र जी को कुछ समय के लिए बुलाना चाहता हूं, क्योंकि वो बीच में अपना कार्यक्रम छोड़ करके आए हैं। भाई राघवेंद्र जी, ये एक बड़ा संयोग है। मैं उनसे आज सुबह जब बात कर रहा था, पिछली बार जो हमने 30 मई को आयोजन किया था उसमें भी राघवेंद्र जी थे, कल फेसबुक ने बताया, बाकी भूल चुका था मैं कि पिछली बार भी राघवेंद्र जी थे। संयोग से एक बार फिर हमारे साथ हैं प्रोफेसर राघवेंद्र मिश्रा, जनसंचार पत्रकारिता विभाग में एक इस समय प्रोफेसर हेड के रूप में काम कर रहे हैं। प्रतिष्ठित शिक्षाविद, शोधकर्ता और प्रशासक हैं। वर्तमान में वे इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय अमरकंटक में पत्रकारिता जनसंचार विभाग के प्रोफेसर अध्यक्ष के रूप में काम कर रहे हैं और डीन भी हैं। और बरसों तक आप असम यूनिवर्सिटी सिलचर में आपने काम किया, और मेरा उस विश्वविद्यालय में कई बार जाना हुआ, तो घंटों उनके साथ सत्संग का भी मुझे सौभाग्य और अवसर मिला था। बीएचयू से आपने पत्रकारिता का ग्रेजुएशन और मास्टर्स की डिग्री की, और महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से आपने पीएचडी की। संचार सिद्धांत, संचार अनुसंधान, कम्युनिकेशन थ्योरीज एंड प्रिंसिपल्स, ये आपका एरिया ऑफ रिसर्च है, और लोक माध्यमों पर भी आपने काम किया है। प्रोफेसर मिश्रा ने 50 से अधिक शोध पत्र लिखे हैं, आपकी 9 पुस्तकें हैं और करीब 31 बुक चैप्टर्स हैं। उन्होंने विश्वविद्यालय प्रशासन, शोध और एनएसएस, एकेडमिक काउंसिल और विभिन्न जो अकादमिक निकाय किसी विश्वविद्यालय में होते हैं, उनमें आपकी सक्रिय भागीदारी रही है। वर्ष 2006 में उन्हें मीडिया प्रमोटर्स अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। मैं अनुरोध करूंगा प्रोफेसर राघवेंद्र मिश्रा से, चूंकि उनके पास समय की इस समय चुनौती है, तो संक्षेप में हमारे युवाओं को उद्बोधन दे, और उसके बाद युवाओं को हम आमंत्रित करेंगे अपने विचार प्रकट करने के लिए। राघवेंद्र जी। सर बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं आपको और हरीश सर को प्रणाम करूंगा। आप लोग मार्गदर्शक भी रहे हैं, अभी भी जिस तरह से सक्रिय हैं और जिस तरह से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, बड़ी प्रेरणा मिलती है सर। और इसमें कोई बनावट नहीं है, कोई प्रशंसा नहीं है, मुझे तो बहुत प्रेरणा मिलती है। आप लगातार सक्रिय रहते हैं, और हरीश सर को भी मैं कहीं न कहीं किसी न किसी लोकेशन पे, जो एक तो बड़ी खूबसूरत जो है उनके अपडेट्स होते हैं, तो आप लोगों को देखकर लगता है कि नहीं, अभी बहुत सारा रास्ता हम लोगों को तय करना, बहुत सारा काम बाकी है। और आप सिलचर में भी आशीर्वाद देते रहे, हरीश सर भी सिलचर में आशीर्वाद दिए हैं। इनफैक्ट हरीश सर के आशीर्वाद से ही मैं आज यहाँ IGNTU में हूँ। तो मनोज सर जो है बड़े अच्छे मित्र हैं, बड़े अच्छे आयोजक हैं। तो अब सभी जितने भी लोग जुड़े हैं उन सबको जो है मेरी ओर से अभिवादन स्वीकार करें। हमारे हॉल में संजोग देखिए कि वाइस चांसलर साहब बोल रहे हैं, मैं व्यवस्था के नाम पे जो है बहाना करके आया हूँ। एक तो बड़ा बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। सबसे पहले 2 लाइनें बोलना चाहूंगा मैं फिर से उदंत मार्तंड के बारे में। ये जो 200 वर्षों की यात्रा है, कहीं न कहीं से पंडित जुगल किशोर शुक्ल की जो कह सकते हैं कि जिद थी, उसके चलते ही आगे बढ़ी है। और ये बहुत आसान नहीं था। एक तो एडम्स की जो गला घोंटू कानूनों का जो वातावरण था, उस तरह का माहौल था। राम मोहन राय जी को, उससे पहले राजा राम मोहन राय को बहुत सारी बाधाओं का सामना करना पड़ा था। उसमें भी एक बहुत ही सामान्य आय के साथ पंडित जुगल किशोर मिश्र ने अपनी यात्रा शुरू की, और टाइपोफेस की दिक्कत, बाजार की दिक्कत, लाइसेंस का समर्थन नहीं मिला, उसके बावजूद उन्होंने जो एक आदि प्रतिज्ञा घोषित की, पहल हिंदुस्तानियों के हित हेतु, और जो पत्रकारिता के मानदंड स्थापित किए, वो आज भी मार्गदर्शन करते हैं। तब से इन 200 वर्षों की यात्रा में बहुत सारे परिवर्तन आए हैं। प्रौद्योगिकी से जुड़े परिवर्तन आए हैं, बाजार से जुड़े परिवर्तन आए हैं, और हिंदी पत्रकारिता ने बहुत सारे, कह सकते हैं कि हिंदी पत्रकारिता की नदी में बहुत सारा पानी बहा है। और आज एक पूरा कह सकते हैं कि
पैराडाइम शिफ्ट जैसा भी दिख रहा है। निश्चित तौर पर जो हमारा एक कह सकते हैं कि जनांकिकीय जो है पिरामिड है, उसमें युवाओं का ही वर्चस्व है, और पत्रकारिता जो है या कोई भी इस तरह का संप्रेषण और उससे जुड़ी संस्थाएं हों या आउटलेट हों, इस पक्ष को जरूर ध्यान में रखते हैं। तो पत्रकारिता जैसे जैसे डिजिटल होती जा रही है, एआई का इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है, तो यूथ ओरिएंटेशन या कह सकते हैं कि उसका एक विशेष आग्रह भी बढ़ता जा रहा है। दूसरा प्रश्न है कि कितने युवा हिंदी पत्रकारिता से जुड़ रहे हैं। मेरी आवाज तो आ रही है ना? नहीं यार, तो हिंदी जी जी, तो युवाओं के साथ हिंदी पत्रकारिता का जो ये रिश्ता है, उसमें प्रौद्योगिकी बहुत बड़ी भूमिका निभा रही है। निश्चित तौर पर सूचनाओं की खपत का हमारा तरीका बदला है। अखबार अब युवा उस तरह से नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम दिल्ली में भी पढ़ा है तो हमारा अनुभव रहा, आसाम विश्वविद्यालय में भी अनुभव रहा, यहाँ भी अनुभव रहा। मुझे 100 में से 2 बच्चे भी नहीं मिलते हैं जो रोज अखबार पढ़ते हैं, लेकिन वो समाचार जो है वो जरूर रोज देखते हैं, और उसके जरिए बदल गए हैं, ऐप हो गए हैं, बहुत हैं। गूगल खुद जो है आपकी चॉइस के हिसाब से एक एल्गोरिदम आज एआई के चलते जो सेट होता है, आपकी चॉइसेस से खबरें आपके सामने लाकर दे रहा है। तो खबरों से और उसके बरक्स हिंदी पत्रकारिता से युवाओं का रिश्ता बना हुआ है। यानी ये जो सूचना है वो युवाओं तक पहुंच रही है, और कहीं ना कहीं उनकी वैचारिकी, उनकी सोच की शेप में एक भूमिका निभा रही है। लेकिन इसके साथ साथ पत्रकारिता पे जो दबाव बन रहे हैं, जो परिवर्तन आए हैं, उससे कुछ मूल संबंधी प्रश्न भी उठ खड़े हुए हैं, जैसा कि संजीव सर ने बताया भी। फेक न्यूज का प्रश्न है, मिस इन्फॉर्मेशन का पक्ष है, और एक वो पक्षधरता की पत्रकारिता, एडवोकेसी जर्नलिज्म बहुत ही ज्यादा खुले तरीके से हो रही है। लगता है कि पत्रकारिता के खाके खिंच गए हैं, और उन खाकों में जो है एक ये वैचारिक आधार पर, राजनीतिक प्रतिबद्धताओं के आधार पर, और भी बहुत सारे आधारों पर निष्पक्षता से बहुत सारी जगहों पे समझौता हो रहा है। हिंदी पत्रकारिता 55 से 60 करोड़ या उससे ज्यादा लोगों तक जो है अपनी पहुंच रखती है, विभिन्न अपने जो है तरीकों से, माध्यमों से। साथ ही साथ ये शायद अंग्रेजी के अलावा देश की इकलौती पत्रकारिता है जिसका 12 राज्यों में बहुत बड़ा दखल है, और इवन हमने पूर्वोत्तर में देखा, दक्षिण भारत से प्रकाशित होती हैं हिंदी की पत्रिकाएं। लगभग देश के हर कोने से हिंदी की पत्रकारिता प्रकाशन के स्तर पर, डिजिटल माध्यमों के द्वारा, और बहुत सारी जो है पीरियोडिकल जैसे मैगजीन्स वगैरह के माध्यम से मौजूद है। एक बड़े युवा वर्ग को ये प्रभावित भी कर रही है, उनका मार्गदर्शन भी कर रही है, उनकी जो है वैचारिकी को भी विकसित कर रही है। तो थोड़ा एक जो नैतिकता का पक्ष है, थोड़ा जो है वस्तुनिष्ठता का जो प्रश्न है, और कह सकते हैं कि थोड़ा तो निष्पक्ष होना पड़ेगा, इसको ध्यान में रखना पड़ेगा। युवाओं के पीछे भागने की बजाय, जैसा कि बाजार का एक स्वभाव भी होता है कि वो ग्राहक की जो है सुविधा देखता है, साथ ही साथ जो पत्रकारिता की मूल आत्मा है कि पाठक की रुचियों का परिष्कार करे, तो युवाओं की रुचियों के परिष्कार के लिए उनके सच और झूठ के बीच में उनका निर्छिर विवेक विकसित करने के लिए भी हिंदी पत्रकारिता को सोचना होगा। और मैं इन्हीं शर्तों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं। मैं पुनः प्रोफेसर संजीव भनावत सर का, हम लोगों के जो है कह सकते हैं आप लोग आदर्श पुरुष हैं, प्रोफेसर हरीश कुमार सर का, प्रोफेसर मनोज मिश्रा सर का, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने हमको सुना और मुझे बोलने का अवसर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। चलिए, आभार भाई राघवेंद्र जी। आपने हिंदी पत्रकारिता के अतीत से लेकर के आज की उसकी कुछ अपेक्षाएं और उसमें निहित वैचारिकता, नैतिकता और वस्तुनिष्ठता, उन प्रश्नों पर अपने विचार रखे। और इसके पूर्व कि आप प्रस्थान कर जी के पास पहुंचे, मैं अनुरोध करूंगा प्रियंका जी से कि एक ई मेमेंटो से आपके आज के इस दिन को एक यादगार बनाए। ई मेमेंटो भेंट करने के लिए प्रियंका जी। अच्छा है। फिर
सर, आपका मोमेंटो स्क्रीन पे है। थैंक यू सो मच सर। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। ग्रेटिट्यूड एंड धन्यवाद पुनः हरीश सर, प्रणाम प्रणाम। और जैसा मनोज जी ने घोषणा की थी, अब मैं आमंत्रित करूंगा, क्या नवनीत मिश्र है ना, शोधार्थी? जी सर। जी। नवनीत जी, आप अपनी प्रस्तुति दें। सभी गुरुजनों को सादर प्रणाम और आयोजनकर्ताओं को भी नमस्ते। आज मैं बात करूंगा कि जिस तरीके से हिंदी पत्रकारिता और खासतौर से जो हिंदी समाचार पत्रों की जो भाषा शैली बदल रही है, और खासतौर से जो आईटी और इंटरनेट क्रांति जब से आई है, तब से उसका किस तरीके से असर पड़ रहा है, और जो हिंदी समाचार पत्र हैं वो इस क्रांति से अछूते नहीं हैं। और कई बार ये सवाल उठता भी है कि क्या ये प्रिंट मीडिया के अस्तित्व का क्या जो है ये एक बहुत चुनौतीपूर्ण दौर शुरू हो चुका है। लेकिन एक सुखद बात ये सामने आती है कि जिस तरीके से जैसे जैसे समय बदल रहा है, तो जो हमारे जो हिंदी समाचार पत्र हैं वो भी समय के साथ कदम ताल करते जा रहे हैं। उदाहरण के तौर पे जैसे चाहे वो भाषा शैली हो, या फिर उनके उनका लेआउट हो, या फिर खबरों को पहले जो लंबी लंबी खबरें लिखी जाती थी उनको उनका संक्षिप्तीकरण, जैसे बनावट सर ने भी कहा कि अब जो ये दौर चल रहा है, ये संक्षिप्तीकरण का दौर चल रहा है, लोगों के पास समय कम है, कम समय में उनको ज्यादा सूचना चाहिए, तो अखबार भी उस दिशा में काफी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। और एक चैलेंज है, चाहे सोशल मीडिया या कोई भी जो जो भी ये सब कितने भी प्रभावी क्यों ना हो जाए, लेकिन समाचार पत्रों का मेरा मानना है कि उनका अस्तित्व हमेशा बना रहेगा। उसके पीछे अभी भी ये है जो क्रेडिबिलिटी है, जो साख का मामला है। सोशल मीडिया अभी भी साख के संकट का सामना कर रहा है। आमतौर पे अभी भी लोगों को ये लगता है कि भाई समाचार पत्र में जो खबरें छपती हैं, भरोसे का प्रतीक लोग उसी को मानते हैं। अब सवाल उठता है कि ये जो दौर है, किस तरीके से सोशल मीडिया ने हिंदी समाचार पत्रों की भाषा शैली को बदला है, किस तरीके से जो समाचार पत्र हैं वो अपने में कैसे कितना तेजी से परिवर्तन ला रहे हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल के तौर पे एक हेडलाइन देता हूं। जैसे पहले जो परंपरागत रूप से जब सोशल मीडिया का दौर नहीं था, तो उस समय तक जो हेडलाइंस थी वो ज्यादातर सूचनात्मक हेडलाइंस हुआ करती थी। उसमें बहुत ज्यादा क्लिकबेट नहीं होता था, पाठकों को ज्यादा जोड़ने की जो है कोई कोशिश नहीं दिखती थी। एज इट इज उस समय ये होता था कि समाचार को हूबहू जैसा है उसको उसी हिसाब से प्रस्तुत कर दिया जाए। न्यूज न्यूज होता था। लेकिन अब जब से सोशल मीडिया का इम्पैक्ट हुआ है, तो अब अखबारों को कुछ थोड़ा सा जो है और ज्यादा अपील अपनी खबरों में करने की जरूरत पड़ रही है, अपनी हेडलाइंस में करनी पड़ रही है। यही वजह है, आप देखेंगे कि जितने भी हिंदी अखबार हैं इस वक्त, हिंदी क्या वो अंग्रेजी अखबार, सभी अखबारों में वो उनकी मजबूरी हो गई है। अब वो हेडलाइंस में ही पूरी की पूरी सूचना वो उड़ेल देते हैं कि अगर आपके पास समय नहीं है तो आप हेडलाइंस ही पढ़ करके आप लगभग उस खबर के पूरे मर्म को आप समझ सकते हैं। पहले क्या होता था, मिसाल के तौर पे, जैसे एक एग्जांपल के तौर पे, लोकसभा में मान लीजिए शिक्षा से जुड़ा कोई बिल पास होता है, तो हेडलाइन लगती थी लोकसभा में शिक्षा विधेयक पास। एक जो है एक सीधी और सपाट हेडलाइन हो करती थी। लेकिन अब जो है, अब जिस तरीके से हेडलाइन चलती हैं कि केंद्र सरकार का मास्टर स्ट्रोक बदल जाएगी पूरी शिक्षा व्यवस्था, तो अब ये क्या होता है कि थोड़ा सा पाठकों में उत्सुकता भी इस तरीके की हेडलाइंस जगाती हैं, और थोड़ा सा उनको एनालिटिकल रिपोर्ट भी देती है। अब जैसे एक चीज है कि अब समाचार पत्रों के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि जब से लोगों के पास स्मार्टफोन है, सबके पास सस्ता इंटरनेट है, तो अब रियल टाइम पे भी उनको सारी सूचनाएं लोगों को मिल जाती हैं। देश दुनिया में ईरान में क्या हो रहा है, हॉर्मुज खुल रहा है, कब खुल रहा है, डोनाल्ड ट्रंप ने क्या जो है सोशल मीडिया पे क्या अपडेट दिया है, अब जो चाहे वो गांव में बैठा व्यक्ति हो, चाहे वो शहर में हो, रियल टाइम पे जो सूचनाओं का लोकतांत्रिकरण है, वो आप पहले क्या होता था, हम लोग तो चूंकि गांव से रहे हैं, गांव में अखबार 12 बजे दोपहर पहुंचते हैं, 2 बजे दोपहर पहुंचते थे, तब लोगों को जो है सूचनाएं पता चलती थी कि भाई ये चीजें हो गई हैं। आज क्या है, चाहे आप दिल्ली में हो, चाहे लंदन में हो, चाहे जौनपुर के किसी गांव में हो, आपको रियल टाइम सूचना आपको मिल रही है। लेकिन अब सूचनाओं का जो एक्सक्लूसिव किसी के पास सूचना नहीं रही है। तो ये एक सबसे जो है बड़ी चीज है। लेकिन इसी के साथ क्या है, अखबारों के सामने जो जो है, अब उन्हें अपनी प्रासंगिकता वो जो बचाए रखने की चुनौती है कि अब पाठक आपसे रूटीन खबरों की अपेक्षा नहीं करता, क्योंकि रूटीन खबरें उसके व्हाट्सएप से उसको मिल जा रही हैं,
उसको बहुत सारे न्यूज़ ग्रुप से वो जुड़ा है, जो बहुत सारे वो सोशल मीडिया के ज़रिए ले रहा है, ट्विटर से ले रहा है, उसको फेसबुक से सूचनाएँ मिल जा रही हैं और भी बहुत सारे ऐप्स आ गए हैं, उनके ज़रिए सूचनाएँ मिल रही हैं। तो अब यहाँ पे क्या है, समाचार पत्रों के सामने जो सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी है, आपको खबर के पीछे का सच, आपको विश्लेषणात्मक पत्रकारिता, आपको डेटा जर्नलिज्म, आपको जो है थोड़ा-सा खबरों की गहराई तक उतरने की है। आम तौर पे क्या था कि पहले ये होता था कि ठीक है, सभी जो समाचार पत्र होते थे वो एक रूटीन खबर जो है वो देश-विदेश पेज से लेकर के हर जगह करते थे। संपादकीय पेज होता था जिसमें विचार होते थे। लेकिन जो है ये मेरा ये मानना है कि अब वो समय आ गया है जिसमें हिंदी अखबारों को अगर अपनी प्रासंगिकता बनाए रखनी है तो आपको जो है विश्लेषणात्मक पत्रकारिता को कहीं ज़्यादा तवज्जो देनी होगी, क्योंकि पाठक अब रूटीन खबर वो 24 घंटे बाद वो रूटीन खबर के मोहताज नहीं रहे हैं। उन्हें रियल टाइम पे वो अपडेट हो जाते हैं। प्रधानमंत्री ने क्या डिसीजन लिया, उनके व्हाट्सएप पे आ गया, उन्होंने ट्वीट देख लिया। हर आदमी जो है वो किसी न किसी जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे जो पॉलिसी मेकर्स हैं, उनको ट्विटर पे फॉलो करते हैं, उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स फॉलो करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आज एक जैसे कई बार ये होता है कि ये सवाल उठते हैं कि अखबारों को अब उतना जो है तवज्जो सत्ता शासन में मिलता नहीं है। इसके पीछे एक और वजह ये है कि पहले क्या था कि मेन स्ट्रीम मीडिया ही सूचनाओं का जो है एकमात्र माध्यम हुआ करता था। आज जितने भी बड़े नेता हैं उनके पास अपने पर्सनल सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं। वो अखबार में मान लीजिए कोई सूचना देते हैं, वो 24 घंटे बाद जनता तक पहुंचेगी, लेकिन वो ट्वीट कर देते हैं इसको सीधे। 1 मिनट में खत्म करें आप, है जी, ना? जी, जी। हाँ। तो ये सर ये एक था कि लेकिन ये है कि समय के साथ समाचार पत्रों ने अपने को ढाला है। जैसे हिंदुस्तान का मैं उदाहरण देना चाहूँगा, दैनिक हिंदुस्तान का। ये जो है संपादकीय पेज पे नियमित रूप से किसी न किसी व्यक्ति की फेसबुक पोस्ट जो सामयिक विषयों पे लिखी होती है उसको प्रकाशित करते हैं। दैनिक जागरण समाचार पत्र के संपादकीय पेज पे चुनिंदा 4 ट्वीट डेली प्रकाशित होते हैं। तो सोशल मीडिया से भी जो है एक सोशल मीडिया और हिंदी समाचार पत्र दोनों हिंदी समाचार पत्रों ने अपने को पूरक बनाने की कोशिश की। एक थोड़ा-सा मैंने पाठक सर्वे भी किया था कि ये जो सोशल मीडिया के इम्पैक्ट के कारण से जो समाचार पत्रों पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, पाठक इसको क्या देखते हैं। तो इस पे हम को कृपया दें। जी, जी। तो 100 पाठकों से हमने इस पे जो बात की थी, तो 72% पाठकों ने माना कि अखबार की भाषा अब सोशल मीडिया जैसी लगती है। इसका मतलब है कि अखबार ने सरलीकरण जो प्रक्रिया है, जो है उसको अपनाया है। केवल 18% लोगों ने जो है उसको नहीं माना। 10% लोगों ने कहा कि हम इस पे कुछ कह नहीं सकते। 65% लोगों ने माना कि अखबार पहले जितना जो है गंभीर जो जिस तरीके से गंभीर शैली उनकी हुआ करती थी, अब वो भी सोशल मीडिया से काफ़ी प्रभावित लगते हैं। और 80% पाठकों ने जो भाषा लगातार सरल हो रही है, थोड़ा-सा यूथ फ्रेंडली भी हो रही है, तो 80% पाठकों ने उस चीज़ को सराहा। लेकिन जो है एक सबसे बड़ी चीज़ आई कि 80% जो ऐसे जो है लोग मिले जिनका ये कहना था कि हिंदी सीखने के लिए समाचार पत्र एक मानक हुआ करते थे, लेकिन जिस तरीके से इंग्लिश का प्रयोग बढ़ रहा है, जिस तरीके से नए-नए स्लैंग को जो है उसमें इस्तेमाल किया जा रहा है, तो अब ये लगता नहीं कि हम सोशल मीडिया की कोई पोस्ट पढ़ रहे हैं या अखबार पढ़ रहे हैं। और इसके अब जो है सवाल ये उठता है कि अखबारों को अपनी प्रासंगिकता बनाए रखने के लिए क्या करना चाहिए? तो अखबारों की सबसे बड़ी जो पूंजी है वो उनकी विश्वसनीयता है। जी, तो सर मैं अपनी बात को जी, बस समय का ध्यान। टाइम हो गया। जी, जी सर, धन्यवाद सर। मुझे लगता है जितना उत्साह आप लोगों में है, एक अलग से सेशन और रखना चाहिए थोड़ा, ताकि पूरी बात कर पाए। आज थोड़ा सा क्योंकि समय की सीमा है और बहुत सारे जी, सेशन जी हैं, सर। इसलिए आपको रोकना पड़ रहा है, माफी चाहता हूँ। जी सर। भाई हरीश जी हमारे बहुत अभिन्न और आत्मीय मित्र, जनसंचार पत्रकारिता शिक्षा के क्षेत्र में प्रतिष्ठित एक शिक्षाविद, शोधकर्ता और मीडिया विशेषज्ञ के रूप में महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक के जनसंचार पत्रकारिता विभाग में डीन एकेडमिक अफेयर्स से अभी हाल ही में आप सेवानिवृत्त हुए हैं। लगभग 4 दशकों से शिक्षण, शोध और मीडिया प्रशिक्षण से आपका जुड़ाव। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से आपने अपनी पीएचडी की उपाधि प्राप्त की जो दिल्ली में है, जेएनयू दिल्ली, और भारतीय जनसंचार संस्थान आईएमसी से आपने अपनी पढ़ाई जो है वहाँ पूरी की थी। आपके निर्देशन में 25 से अधिक शोधार्थियों ने पीएचडी की और 5 विद्यार्थियों ने एमफिल की उपाधि प्राप्त की है। डॉक्टर हरीश कुमार की रुचि पॉलिटिकल कम्युनिकेशन, डेवलपमेंट कम्युनिकेशन, रूरल जर्नलिज्म, मीडिया इन सोसाइटी और जनमत अनुसंधान, पब्लिक रिसर्च, पब्लिक ऑडियंस रिसर्च जैसे सब्जेक्ट है उनमें विशेष रही है। यूजीसी की अनेक शोध परियोजनाओं के साथ आपका जुड़ाव रहा और अनेक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठियों से भी आप
जुड़े रहे, अपने शोध पत्र प्रस्तुत किए, सेशन चेयर किए। लोक नीति और CSDS नई दिल्ली के साथ हरियाणा राज्य के समन्वयक के रूप में भी आपने कार्य किया और जनमत सर्वेक्षण और लोकतांत्रिक अध्ययन के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दिया है। मीडिया शिक्षा के क्षेत्र में अनेक विश्वविद्यालयों के BOS में आप जुड़े रहे और वहां पाठ्यक्रम निर्माण में आपने गाइडेंस दी है। शिक्षक, शोध निर्देशक, लेखक, मीडिया विश्लेषक और प्रशासक के रूप में प्रोफेसर हरीश कुमार का विशिष्ट योगदान है। और जैसा अभी जिक्र कर रहे थे प्रोफेसर राघेंद्र मिश्रा, ड्राइविंग का आपको एडिक्शन है, शौक नहीं कहूंगा, एडिक्शन कहूंगा। पहाड़ियों से लेकर के खुले रेगिस्तान में आप जिस तरह से ड्राइव करते हैं और भारत के गली मोहल्ले गांवों को जिस पैनी नजर से आपने देखा है, एक यायावार की दृष्टि से आपने देखा है। मैंने तो आपको कई बार कहा है, आपके सोशल मीडिया की टिप्पणियों से हम आपकी उन यात्राओं का आनंद लेते हैं। मैंने तो कहा कि जिस तरह से आप दृष्टि देखते हैं, हाईवे पे चल रहे हैं, कहीं रोक करके उस ढाबे का जिस तरह से आप वर्णन करते हैं, लगता है कि यार कभी हम भी वहां जाए, उस ढाबे में खाना खा के आए, चाय पी करके आए। तो वो जो जीवंतता आपके चित्रण में है, तो शायद आपको यात्रा वृत्तांत चाहिए और एक पुस्तक के रूप में छपेंगे तो शायद बहुत अधिक पाठकों तक पहुंचेंगे। तो ये आपकी विशेष अभिरुचि का क्षेत्र है ड्राइविंग, और कोशिश आपकी रहती है। हजारों किलोमीटर की यात्राएं आपने अपने उस कार के माध्यम से की हैं और जैसा मैंने कहा कि उसका जीवंत विवरण दिया है। हालांकि आपके पास भी समय कम है, मैं अनुरोध करूंगा कि जितना समय आपके पास है उसमें हमारी युवा पीढ़ी को उद्बोधन दें और उसके बाद ये सत्र आगे जारी रहेगा। हरीश जी। जी, आदरणीय भानावत साहब को मेरा नमस्कार, और सभी जो इस पटल पर जुड़े हैं, प्रियंका जी आप उपस्थित हैं, प्रोफेसर मनोज जी उपस्थित हैं, मैं सभी को नमस्कार करता हूं। और प्रोफेसर भानावत जी को मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं इस विषय के ऊपर, और बहुत ही महत्वपूर्ण ये वर्ष है हम सबके लिए, और आज का दिन तो विशेष महत्वपूर्ण है कि आज हिंदी पत्रकारिता के 200 वर्ष, और ये लगातार बात हो रही कि पूरे हुए हैं। और उसमें हमने, आप जैसा कि भानावत साहब ने बताया, मैं निश्चित रूप से भानावत साहब को अपना संरक्षक मानता हूं, मैं उनको एक अध्यापक के रूप में देखता हूं अपने, मैं उन्हें, क्योंकि जब पत्रकारिता शिक्षण इस देश में जब शुरू हो रहा था तो भानावत साहब उसके मूल में थे, उसके मूल में थे। और ये आज की बात नहीं, 40 साल पुरानी बात है, जब मुझे याद है कि उन्होंने जो किताबें लिखी वो हमने पढ़ी। मैं आपको ये बहुत रेखांकित करना चाहता हूँ ये बात। और तब से लेके उनकी जो यात्रा है, लगातार 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 आज 200 से ज्यादा उनके भी जो एपिसोड पूरे हो रहे हैं इस पे मीडिया के ऊपर, खासतौर पे कम्युनिकेशन टुडे के समन्वय, दूसरे विश्वविद्यालयों के समन्वय से, तो एक बहुत बड़ी हमारे लिए गौरव की बात है ये। और मैं पुनः आप सबका अपनी ये बात कहते हुए, जो बात कही गई कि नई पीढ़ी की दृष्टि से हिंदी पत्रकारिता किस तरीके से वो कर रही है, देखिए मुझे लगता है कि मुझे ये लगता है कि हिंदी पत्रकारिता के जो ये 200 वर्ष हो रहे हैं, उसमें मुझे लगता है कि भारतीय भाषाओं की पत्रकारिता के सामने या हिंदी पत्रकारिता के सामने जो चुनौतियां हैं, वो मुझे लगता है आज के दिन सभी, एक समग्र रूप से जो पत्रकारिता है उसके सामने चुनौतियों की भी हम लोग बात करें। मुझे पता है कि मुझसे पहले सुबह से सत्र चल रहा है और बहुत सी चीजें कही गई हैं, पुनरावृत्ति हो सकती है शब्दों की भी, क्योंकि विचार तो विचार ही है। लेकिन आप देखेंगे कि इस देश में जब हमने वर्ण किया तो हमने कहा कि हम भारत के लोग, पत्रकारिता का मुख्य मकसद क्या है कि वह अपने लोगों से जुड़ी रहे। और हमारे मूल में तो हमारे देश का संविधान शुरू करता है हम भारत के लोग। तो ये पुनः हमें बहुत ज्यादा सचेत रूप में ध्यान रखने की जरूरत है, या हमें बार बार ये प्रश्न करने की जरूरत है कि हम भारत के लोग, आखिर कौन है ये भारत के लोग, कौन है हम भारत के लोग? हम भारत के लोग मतलब हम सभी, सभी उसमें शामिल हैं। और जो पत्रकारिता, यदि हिंद पत्रकारिता को आज बहुत गंभीरता से इन भारत के लोगों की बात करने की जरूरत है, जिसमें सब शामिल हैं, सब धर्म शामिल हैं, सब संप्रदाय शामिल हैं, सब सब सभी रूपों में जहां शामिल हैं। और हमारे देश का जो प्रतीक चिन्ह है, जो अशोक का जो स्तंभ है, उसके नीचे एक लाइन लिखी है, सत्यमेव जयते। निश्चित रूप से ये सत्यमेव जयते हिंदी पत्रकारिता नहीं बल्कि अपितु समस्त पत्रकारिता का ध्येय वाक्य भी है। यही ध्येय वाक्य है। टेक्नोलॉजी देखिए मित्रों बदलती चली जाएगी। हमारे समय में, भानावत साहब के समय में टेलीफोन भी दुर्लभ था मेरी पीढ़ी के लिए मिलना, था ही नहीं। मैं पत्रकार भी रहा हूं, नवभारत टाइम्स में मैंने रिपोर्टिंग भी की है। मुझे 6 महीने
का वेटिंग थी, एक साल की वेटिंग थी टेलीफोन लगने के लिए। तो स्थानीय एक एमपी थे, उन्होंने कहा कि नहीं आपको लगा, और उनको 20 फोन फ्री मिलते थे लोगों को करने के लिए। तो उनकी उससे मेरे यहाँ घर फोन गली में लगा तो सारी गली इकट्ठी हो गई। टेक्निक बदलती जाएगी, लेकिन मुझे लगता है कि जो पत्रकारिता के मूल नैतिक जो जिनसे पत्रकारिता परिचालित है, हिंदी पत्रकारिता विशेष रूप से परिचालित है। किसी भी देश की पत्रकारिता का इतिहास इतना सुदृढ़ और इतना स्वावलंबी और इतना स्वाभिमानी नहीं है जितना कि हिंदुस्तान की पत्रकारिता का इतिहास है। जिन्होंने कहा, क्यों कह दिया कि खींचो न कमानों को न तलवार निकालो, जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। और ये केवल हिंदुस्तान के लिए लागू नहीं है, अपितु सारी दुनिया के लिए लागू है। जहां जहां पत्रकारिता, अभी पीछे भी यही बात हो रही है, सत्यता, विश्वसनीयता और निष्पक्षता, ये पत्रकारिता के, हिंदी पत्रकारिता के तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, मराठी, गुजराती सभी भाषाओं की पत्रकारिताओं का ये आधार बिंदु रहेगा। और जब हम इससे भटकेंगे तो मित्रों ये मान के चलिए कि कोई भी पत्रकारिता उससे विरत होगी, उससे दूर तलक जाएगी। लेकिन हाँ, जहां तक हमारी आज की नई पीढ़ी है, वो उसमें एक बहुत बड़ा बदलाव ये है कि टेक्नोलॉजी उसको कहीं से कहीं लेगी। आज मैं जिससे जुड़ा हुआ हूं, मेरे हाथ में ये मोबाइल के माध्यम से ही मैं आपसे जो कभी कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि हम लोग मोबाइल के माध्यम से और दूर दूर बैठे हुए आपस में एक सेमिनार कर रहे होंगे। ऐसे ही शायद मुझे लगता है कि जिस तरीके से टेक्नोलॉजी ने बहुत, और इसमें युवा सबसे ज्यादा प्रभावित है। ये बिल्कुल सही कहा गया कि अब युवा प्रिंट मीडिया में पढ़ते हैं विद्यार्थी अखबार, लेकिन बहुत कम पढ़ते हैं, युवा बहुत कम पढ़ते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि हमें इसमें भी एक थोड़ी भिन्नता करनी पड़ेगी। सोशल मीडिया में जो कुछ आ रहा है उसे हम समाचार या विचार, समाचार की दृष्टि, मुझे लगता है कि न्यूज मीडिया को सोशल मीडिया से अलग करने की जरूरत है। सोशल मीडिया में ही न्यूज मीडिया को अलग करने की जरूरत है। आज हम ये तो देखेंगे कि जो 24 घंटे पहले समाचार थे वो आज आपको पल पल पे मिल रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है। लेकिन इसके सामने मुझे लगता है कि बहुत बड़ी चुनौतियां पैदा हो गई हैं, सूचनाओं की बाढ़ आई हुई है। उस इंफॉर्मेशन में कौन आपके लिए, कौन किस इरादे से कैसे उसको लोगों में पेनिट्रेट कर रहा है, इसको खंगालने की जरूरत है। अभी ये बात हुई कि सोशल मीडिया पर फेक और डीप फेक की बातें हैं। तो सबसे ज्यादा जो प्रभावित हो रही आबादी है निश्चित रूप से वो आपका युवा है। और यदि इस युवा को लगातार हम ये हमारा भ्रम हो सकता है कि युवा जानता पहचानता नहीं। आज की युवा इस देश की एक तरीके से मैं कहूंगा कि वो एक जो हाथ की आपकी नाड़ी नहीं होती है कि वैध पहचान लेते हैं, इसी तरीके से इस देश की नाड़ी इस देश का युवा है। और उस युवा ये भी देखता है कि वो युवा आज बहुत उसे दिखाई दे रहा है कि आज मीडिया किन पक्षों की तरफ है। बहुत बात हो रही है, गोदी मीडिया की बात होती है। वो क्यों है? वो क्योंकि बहुत से ऐसे कॉरपोरेट, अब सबसे बड़ी एक चुनौती अब ये भी आ रही है हिंदी पत्रकारिता के सामने, भारतीय पत्रकारिता के सामने, कि आज कॉरपोरेट्स का बहुत बड़ा दखल है। एक व्यक्ति का कारखाना है, उसी का कहीं दूसरी जगह पे कुछ और चीज है, और चौथा उसने अखबार या अपना पोर्टल भी शुरू कर लिया है। तो चुनौती यहाँ भी बहुत बड़ी है। फिर ध्रुवीकरण है, हिंदी पत्रकारिता में भी गंभीर ध्रुवीकरण है, पोलराइजेशन है। धर्म की जो आपस की इस देश में सौहार्द और इस देश में जो प्रेम से जो बातें हो सकती थी, होती रही हैं, उसका बिल्कुल बुरी तरीके से ध्रुवीकरण कर दिया गया है। छोटी छोटी बातें, और मैं तथाकथित जो आपके यूट्यूबर हैं उनकी नहीं बात कर रहा हूँ, बहुत बड़े बड़े अखबार और बहुत स्वनाम धन्य जो बड़े बड़े टीवी चैनल है, उनकी जरा आप देखिए बहसों में क्या दिखाई दे रहा है, क्या है वो। ये युवा आज का देख रहा है। एक गंभीर, मुझे लगता है कि बहुत जरूरी है कि जो गंभीर, जो हमारे देश में जो बुनियादी मुद्दे हैं, जिसमें शिक्षा का मुद्दा है, स्वास्थ्य का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, ये युवा देखना, ये युवा इसके ऊपर देख रहा है कि कहाँ उसको बेहतर तरीके से उसको वो आवाज सुनाई देती है। तो मुझे लगता है कि हमारा जो आज हमारा ये प्रश्न करना भी लाजमी है, और हमें ये 200 साल हमें ये विचार के लिए ये विचार हमारे सामने पैदा करते हैं कि जिस समय पंडित जुगल किशोर शुक्ल ने माखनलाल चतुर्वेदी और गणेश शंकर विद्यार्थी, विष्णु पराड़कर ने पत्रकारिता की, वो जो संकट था, उस तरीके के संकट वो वहीं खत्म नहीं हुए कि आप मान के चले कीजिए नहीं वो स्वर्णिम काल था। नहीं, पत्रकारिता के सामने वो संकट लगातार चलते रहेंगे, और वो संकट आज भी है, किसी न किसी रूप में हम आज, क्यों
जब तक हम लोकतांत्रिक देश रहेंगे तब तक हमारे सामने चुनौतियां रहेंगी, और उस चुनौतियों को यदि हमारी हिंदी पत्रकारिता, हमारी जो सबसे बड़ी आबादी होती जा रही है, आज विश्व में कहा जाता है कि भारत है वो युवाओं का राष्ट्र है, तो युवाओं के राष्ट्र के लिए बहुत जरूरी है कि हम अपनी भाषा में, अपनी बोली में जो पत्रकारिता कर रहे हैं उसमें इन चीजों का ख्याल तो रखें कि उसमें सत्यता हो, विश्वसनीयता हो और निष्पक्षता हो। और इसका ख्याल किए बिना क्या होगा? अब तीसरी बात मैं जो कहना चाह रहा हूँ, मुझे ये भी लगता है कि आज युवाओं ने जो खास तौर पे उन युवाओं के लिए जो हिंदी पत्रकारिता में या पत्रकारिता में अपना कैरियर बना रहे हैं, मुझे माफ करें कि आज पत्रकारिता में कैरियर बनाते हुए एक अखबार में क्या पैसा मिल रहा है कि युवा को? बहुत कम पैसा है, और कमा रहे हैं वो करोड़ों रुपया कमा रहा है। अखबार का मालिक करोड़ों रुपए कमा रहा है, लेकिन जो पत्रकार लड़का बनने जा रहा है उसके नाम का हिस्सा बहुत कम है। क्यों है भाई ये? वेज बोर्ड लागू हुए, लेकिन आज वेज बोर्ड की क्या स्थिति है? कोई कहने वाला नहीं है कि एक जो पत्रकार बनने जा रहा है, जो एक डिग्री लेके, मास्टर डिग्री लेके जा रहा है, आप कहेंगे हम तो 20,000 रुपए देंगे। भाई क्यों देंगे? तो क्या फिर मुझे लग रहा है कि इन चीजों को भी आज यहाँ बातचीत किए जाने की जरूरत है कि उनकी जो आर्थिक सुरक्षा का जो सवाल है, जो कल को पत्रकारिता में युवा आ रहे हैं, उनकी आर्थिक सुरक्षा की गारंटी आखिर कौन देगा? कहीं अब इस मॉडल को तो हम रखे नहीं, लगातार थोड़ी चला सकते हैं कि आप यहाँ से तो मुनाफा कमाइए। बड़े बड़े चैनल मुनाफा कमा रहे हैं, लगा कहीं और रहे हैं, बड़े बड़े अखबार मुनाफा कमा रहा है, लगा कहीं और रहा है। तो मुझे लगता है कि जो मुनाफा है वो जो युवा पत्रकार आ रहे हैं उनको विधिवत रूप से, एक विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर लगता है उसको 70,000 रुपए मिल रहा है, 60,000 रुपए मिल रहा है। हिंदी पत्रकारिता में जो एक रिपोर्टर आ रहा है उसको कितना मिल रहा है? ये सवाल, ये बहुत हमें 200 वर्ष के उदंत मार्तंड जिस दिन शुरू हुआ, आज इस पे विचार करने की जरूरत है इस बात की। तो मुझे लगता है कि अभी भाषा की भी बात की। भाषा तो देखिए अब क्या है, नवनीत जी ने भी बात की भाषा की। भाषा तो एक सारा समाज जिस तरीके से एक व्यवहार कर रहा है भाषा के साथ, वैसा ही पत्रकारिता वाले कर रहे हैं। हम किस तरीके की, वो अपनी भाषा के साथ किस तरीके का व्यवहार कर रहे हैं। मैंने एक ऐसा अखबार देखा, उसके मुख्य पेजों में तो ठीक ठाक हिंदी, लेकिन जो सर्कुलेट होना था, जो उसका संस्करण, जो जैसे मेरे शहर का रोहतक का, या उसमें भरमार अंग्रेजी के शब्दों की। तो ये जो 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 इस तरीके की जो चीजें हैं, मुझे लगता है कि इस पे हम लोग पुनर्विचार करने की जरूरत है। और खास तौर पे जो युवा पत्रकार हैं, मुझे लगता है कि उनको आज ये एक उनके मन में आए कि उसे पत्रकारिता में जाने पर, हिंदी पत्रकारिता में जाने पे आर्थिक सुरक्षा मिलेगी। मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा प्रश्न है। मैं पुनः आप सबका, मेरी बात आपने सुनी और मैं भानावत साहब का विशेष आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे समय दिया कि मैं अपनी बात रख सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आभार भाई हरीश जी, आपने पूरी पत्रकारिता की जो विचार यात्रा थी और आज के संदर्भ में जिस तरह की चुनौतियां हैं विशेषकर युवाओं के सामने, चाहे वो आर्थिक है चाहे भाषाई हैं, और पत्रकारिता के उन मूलभूत मूल्यों और तथ्यों और सत्य की रक्षा के संदर्भ में बात की। बहुत बहुत आभार आपका। और प्रियंका जी से अनुरोध करूंगा ई मेमेंटो आप भेंट करें हरीश जी को, और उसके बाद फिर हमारी युवा पीढ़ी जो है वो बात करेगी। भानु साहब, ये अद्भुत है कि हम आज वर्चुअल फूल ले रहे हैं और मोमेंटो ले रहे हैं। बहुत धन्यवाद है आपका। और मैं पूर्वांचल विश्वविद्यालय का धन्यवाद करता हूँ, कम्युनिकेशन टुडे का धन्यवाद करता हूँ, सर्वोपरि आपका धन्यवाद करता हूँ कि इस संवाद को आपने लगातार बनाए रखा है। और ये अद्भुत है, ये अद्भुत है हम सबके लिए, ये गौरवान्वित करने की बात है हम सबके। चलिए, आभार बहुत बहुत आपका भी, बहुत धन्यवाद। और अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ जयपुर से जो एक शोधार्थी हैं शालिनी अग्रवाल। वैसे वो राजस्थान पत्रिका में काम भी कर रही हैं, तो अब हम एक ऐसे शोधार्थी को सुनेंगे जिनका सक्रिय पत्रकारिता का अनुभव भी है और एक शोधार्थी के रूप में भी वो इस समय कार्य कर रही हैं। तो शालिनी अग्रवाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद और सभी को नमस्कार। कि जिस चीज से मेरी रोजी चल रही है पिछले 25 सालों से, उसमें हालांकि उसमें लाने का श्रेय मुझे डॉक्टर भानावत सर को ही है, पूरा श्रेय जाता है, लेकिन उस पर मुझे बोलने का अवसर आप दे रहे हैं तो ये मेरे लिए बहुत गर्व का विषय है, सम्मान का विषय है। शोधार्थी के रूप में जब मैं अपनी बात कहूँ, उससे पहले एक पत्रकार के रूप में अपनी बात में कहना चाहती हूँ। हालांकि 5 ही मिनट का समय है, तो मैं चाहूंगी कि
जो हिंदी पत्रकारिता का वेतान हमने देखा था, अब हम एक अवसान देख रहे हैं, और उसको मैं बहुत शिद्दत से महसूस करती हूँ जब मैं न्यूज रूम में होती हूँ, नए बच्चों से मिलती हूँ। कैंपस के लिए हम लोग जाते हैं, कैंपस के लिए हम जाते हैं, तो जब हम पूछते हैं, अगर 100 बच्चे भी आए होते हैं, तो आप यकीन मानिएगा हम पूछते हैं कि कौन अखबार पढ़ता है, 100 में से 100 बच्चों का हाथ नीचे ही रहता है। तो तब मुझे लगता है कि हम पत्रकारिता के भविष्य से बात कर रहे हैं, पत्रकारिता के भविष्य को लेकर तो हम कहाँ जा रहे हैं। न्यूज रूम की जो हालत है, चैट जीपीटी से खबरें चेक होती हैं, चैट जीपीटी से लिखी जाती हैं, अगर एक हेडिंग भी लिखना पड़ता है खुद से तो उसमें गलतियां होने लगी हैं। तो हम बतौर हिंदी पत्रकार हिंदी पत्रकारिता को कहाँ लेके जा रहे हैं, ये हमें बहुत ही सोचना होगा और इस पे नए सिरे से विचार करना होगा। और मुझे लगता है कि जो पत्रकारिता के विश्वविद्यालय हैं खास तौर से, उनको भी ये सोचना होगा, क्योंकि कई बार हम ये मान लेते हैं कि भी ठीक है ना, कि विश्वविद्यालय ने पढ़ा दिया, एक बेसिक जानकारी दे दी, लेकिन जैसे कि सड़क पे ड्राइविंग खुद करने से आती है, तैरना भी स्विमिंग पूल में उतरने से आता है, ऐसे पत्रकारिता भी अखबार में काम करने से आ जाएगी। लेकिन थोड़ा सा वहां पर मुझे लगता है कि विश्वविद्यालयों को, चूंकि इतने सारे प्रोफेसर हैं, इसलिए ये बोलने की गुस्ताखी कर पा रही हूँ कि थोड़ा सा जो मेंटेलिटी आ गई है बच्चों में आजकल की, हाँ ठीक है कर लेंगे, हो जाएगा, अगर नहीं आएगा लिखना तो एआई ठीक कर देगी। जब हाथ से 2 लाइनें लिखनी पड़ती हैं तो उसमें गलती आती है। तो ये जो एक संघर्ष जो हमें बतौर पत्रकार विद्यार्थी के रूप में, जब हमने पत्रकारिता का इतिहास पढ़ा और उसमें देखा कि कैसे कैसे संघर्ष किया, चाहे वो गणेश शंकर विद्यार्थी हो या दूसरे राजा राम मोहन राय हो, महात्मा गांधी हो, उन्होंने नए हिंदी पत्रकारिता को एक नया आयाम दिया था। तो वो जो चीज है, और भाषा की बात चली थी कि सहज हम बनाना चाहते हैं, लेकिन सहज बनाने के चक्कर में हमने उसको इतना विकृत कर दिया है कि हम ये सोचते हैं हमेशा कि अखबार को साहित्य से अलग होना चाहिए, तो भाषा सहज होनी चाहिए, और उसकी हर किसी को कम्युनिकेट कर लें, क्योंकि अखबार का जो मूल काम है वो बात समझाना है, कम्युनिकेट करना है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ कि हमने पढ़ा कि उसके खिलाफ ये हो गया, कम्युनिकेट हो गई मेरी बात कि उसके अगेंस्ट हो गया, अगर हम ऐसे सोचें तो। लेकिन सही शब्द तो मुखालफत है, कि खिलाफ तो खलीफा का शासन। लेकिन हमने हमेशा ये मान लिया कि हम भाषा वो रखेंगे जो नीचे समझ में आ रही है। हम ये क्यों नहीं अपने आप को बदलते कि हम ऊपर से भाषा का जो फ्लो है, भाषा है, उसको सही रखेंगे, ताकि नीचे वाले अपने आप ही उसको सही करते जाएं। कि अगर हम ऊपर से अच्छा बारिश अच्छी होगी तो नीचे जो पानी का स्रोत है वो भी साफ होता चला जाएगा, लगातार बारिश होगी। और कोई गंदा नाला है तो अगर उसमें लगातार बारिश 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 करते जाएं तो वो धीरे धीरे साफ हो जाएगा। तो ऐसा मुझे लगता है कि एक बार फिर से हमें जो भाषा है उसके बारे में सोचने की जरूरत है, क्योंकि सहज बनाने के चक्कर में भाषा से बहुत ज्यादा खिलवाड़ हो चुका है। सर ने बात करी सप्लीमेंट्स की, भाषा बहुत ज्यादा अंग्रेजी है। हम लोग कुछ अखबार अब हिंदी के, कहने को हिंदी के अखबार हैं, लेकिन पहले तो हिंदी के अखबारों में अंग्रेजी हेडिंग में अंग्रेजी का इस्तेमाल होता था, अब, और वो भी हिंदी में। लेकिन अब हिंदी नहीं, अंग्रेजी ही लिखी जा रही है हिंदी के हेडिंग में। वो सब चीजें बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत है। और जहाँ तक हिंदी पत्रकारिता का महत्व है शोधार्थी के लिए, तो जितनी मुझे लगता है न केवल जनसंचार, इतिहास, भूगोल और समाजशास्त्र, जितने भी शोधार्थी हैं उनके लिए जो हिंदी पत्रकारिता है वो एक मूल काम करती है, एक आधार प्रदान करती है। क्योंकि बहुत सारी जो चीजें, हमारा इतिहास है वो हिंदी में ही लिखा गया है, तो उसके लिए समझना और भाषा का जो महत्व है उसको बनाए रखना हम लोगों के लिए बहुत जरूरी है। और शोधार्थियों के लिए भी आवश्यक है कि वो हिंदी के मूल स्वरूप को बनाए रखें। अपनी जो थीसिस है उसमें हिंदी शब्दों का प्रयोग इस तरह से करें कि वो सहज लगें लेकिन विकृत भी ना हो।
तो मैं ये कहना चाहूंगी कि जो हिंदी पत्रकारिता है वो निश्चित रूप से जनमत निर्माण में बहुत बड़ी भूमिका निभाती है और उसको समझने का भी अवसर प्रदान करती है शोधार्थियों के लिए। तो उसके लिए हमें एक सामूहिक प्रयास की जरूरत है। धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत आभार आपका। और अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की नेहा वर्मा। नेहा यदि हो। नेहा वर्मा है उपस्थित? जी 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 उपस्थित सर। तो नहीं लग रही। हाँ जी, जी हाँ जी, जी हाँ नेहा, सर। वीडियो ऑन कीजिए अपना, क्योंकि रिकॉर्डिंग हो रही है तो थोड़ा ठीक रहेगा। हाँ जी, नमस्ते आप सभी को। कैमरा ऑन मेरी करिए नेहा जी। हाँ हाँ, एक सेकेंड। थोड़ा संक्षेप में रखिएगा क्योंकि समय काफी हो गया है ना? जी जी, मैं दिख रही हूँ। हाँ जी। हाँ जी, नमस्ते आप सभी को। मेरा नाम नेहा वर्मा है। मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से शोध कर रही हूँ और आज मैं यहाँ एक ऐसे विषय पर बोलने आई हूँ जो मुझे एक युवा के रूप से रोजाना छूता है और उत्साहित करता है। हिंदी पत्रकारिता। जब मैं कहती हूँ नई पीढ़ी की नज़र से, तो मेरा मतलब उस पीढ़ी से है जो व्हाट्सएप पर खबर पढ़ती है, यूट्यूब पर न्यूज़ देखती है और इंस्टाग्राम पर रील्स में दुनिया समझती है। लेकिन इसी पीढ़ी में वो लोग भी हैं जो सुबह उठकर सबसे पहले हिंदी अखबार उठाते हैं और यह बात आज भी उतनी ही सच है। यह जानकर गर्व होता है कि दैनिक जागरण, अमर उजाला, हिंदुस्तान जैसे हिंदी अखबार आज भी भारत के सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाले अखबार हैं। हिंदी भाषा में पत्रकारिता की पहुंच देश के उन करोड़ों लोगों तक है जहां अंग्रेजी नहीं पहुंचती। गांव का किसान हो या छोटे शहर का दुकानदार, ये सब हिंदी पत्रकारिता के पाठक हैं। और डिजिटल युग में भी हिंदी ने अपनी जमीन नहीं छोड़ी है। जी न्यूज, एबीपी न्यूज, आज तक, ये सब अब यूट्यूब पर है, एबीपी न्यूज एप्स पर है और स्मार्ट टीवी पर भी है। यानी हिंदी पत्रकारिता का विस्तार हुआ है। यह एक सच्चाई है जिसे नकारा नहीं जा सकता। लेकिन मेरा मानना है कि जी न्यूज, एबीपी न्यूज जैसे बड़े चैनल डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आ तो गए हैं, लेकिन उनकी विश्वसनीयता उतनी मजबूत क्या लेकिन क्या उनकी विश्वसनीयता उतनी मजबूत हुई है? आज हिंदी न्यूज चैनल में जो दिखता है वह है टीआरपी की दौड़, विज्ञापनों का बोझ और राजनीतिक ध्रुवीकरण। पेड न्यूज एक खुला सच बन गया है। खबर वह नहीं छपती जो जरूरी है, बल्कि वह छपती है जिसके लिए पैसे मिले। जन जन तक पहुंचने वाली हिंदी भारत की सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा है। करीब 50 करोड़ से अधिक लोग इसे समझते हैं। हिंदी पत्रकारिता केवल खबर नहीं है, यह भारतीय संस्कृति, त्योहारों, परंपराओं और स्थानीय मुद्दों को भी जीवित कर रखती है। हिंदी पत्रकारिता उन लोगों तक खबर पहुंचाती है जो अंग्रेजी नहीं जानते, यानी देश का असली आम नागरिक। मैं समझती हूँ फे डिसूजा जैसे स्वतंत्र पत्रकार आज नई मीडिया की आवाज बन रहे हैं, लेकिन हिंदी पत्रकारिता वह पुल है जो सत्ता और जनता के बीच, शहर और गांव के बीच और भूत और भविष्य के बीच खड़ा है। आज के युवा पत्रकार हिंदी में पॉडकास्ट, यूट्यूब चैनल और न्यूज़लेटर चला रहे हैं और लाखों लोग उन्हें सुन भी रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता नई पीढ़ी के लिए एक करियर और एक मिशन दोनों है। तो क्या हम इसे सुधार सकेंगे? जी हाँ, बिल्कुल। पहले, पत्रकारिता में पारदर्शिता लानी होगी, माने कि डिस्क्लोजर अनिवार्य हो। दूसरा, मीडिया साक्षरता को बढ़ावा देना होगा। युवाओं को सिखाया जाए कि सच्ची खबर कैसे पहचाने, फेक न्यूज से कैसे बचें। और तीसरा, स्वतंत्र पत्रकारों को और छोटे डिजिटल मीडिया हाउस को प्रोत्साहन मिले। हिंदी पत्रकारिता आज भी सबसे ताकतवर माध्यम है इस देश के करोड़ जनता तक पहुंचने के लिए। डिजिटल मीडिया के डिजिटल मीडिया ने इसे और व्यापक बनाया है, लेकिन यह व्यापकता तभी सार्थक है जब खबर सच हो, निष्पक्ष हो और जनता की सेवा में हो। इसी के साथ हम नई पीढ़ी के लिए यह तय करना है कि
हम नई पीढ़ी को यह तय करना है कि हम मीडिया के उपभोक्ता बनकर रहेंगे और मीडिया को बेहतर बनाने वाले नागरिक भी बनेंगे। जय हिंद, जय हिंदी। धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद नेहा। नेहा मूलतः गुजराती हैं। जब उन्होंने मुझसे पूछा बात करने के लिए तो ये कहा कि अंग्रेजी में बात कर सकते हैं क्या। मैंने कहा कोशिश कीजिए, हिंदी में यदि बात हो जाए तो चलिए। पत्रकारिता दिवस की ये उपलब्धि है कि एक अहिंदी भाषी क्षेत्र के विद्यार्थी जो अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई हुई है, हिंदी में अपनी सार्थक बात कहने में सक्षम हुई हैं। तो अंत में मैं आमंत्रित कर रहा हूं कशिश टंडन, जो भारतीय विद्यापीठ में फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट्स है, तो एक बहुत ही युवा विद्यार्थी जिन्होंने अपना करियर शुरू किया है, तो वो कैसे हिंदी पत्रकारिता को देखती हैं। कशिश अपनी बात करेंगी। नमस्कार सर। आज हम सब यहाँ एक खास मौके पर जुड़े हैं। हिंदी पत्रकारिता को 200 साल पूरे हो गए हैं। 1826 में उड़द मांत्रण नाम का पहला हिंदी अखबार निकला था। उस वक्त न टीवी था न इंटरनेट, बस कागज और कलम थी। लेकिन उस कागज और कलम ने लोगों की आवाज को एक पहचान दी थी। पिछले 200 साल से हिंदी पत्रकारिता ने बहुत कुछ देखा। आजादी की लड़ाई, देश का बंटवारा, विकास की कहानियां, और हर मोड़ पर ये हमारे साथ रही। आज अखबार से लेकर यूट्यूब तक हिंदी पत्रकारिता हर जगह है। लेकिन जैसे जैसे ये बड़ी हुई, इसकी जिम्मेदारियां भी बढ़ी। सच बताना, निडर रहना, यही इस पत्रकारिता की असली ताकत है। हमारी इस 200 साल की पत्रकारिता को हमारा नमस्कार। धन्यवाद। चलिए, आपने बहुत ही संक्षेप में अपनी बात कही, लेकिन फिर भी साहस किया। बहुत बहुत आभार आपका। और अब ये कार्यक्रम हम यहाँ समाप्त करने जा रहे हैं। सभी युवाओं का, विशेषकर जिन्होंने हिंदी पत्रकारिता को लेकर के अपनी बात कही, चाहे वो भाषाई चुनौतियां हो, चाहे तकनीकी चुनौतियां हो, और उन सब के उसमें मुझे लगता है कि भविष्य चूंकि आपके हाथ में है, तो जिन चिंताओं को आपने प्रकट किया, जिन चुनौतियों को आपने हमारे सामने स्पष्ट किया, और जिन संभावनाओं की बात की, निश्चित रूप में आप सब उस दिशा में सफल होंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अब आभार प्रदर्शन के लिए मैं आमंत्रित करूंगा डॉक्टर मनोज मिश्रा, जो हमारे सह आयोजक भी हैं, लेकिन मैं प्रियंका जी से कहूंगा कि वो उन्हें भी एक मोमेंटो भेंट करें, और उसके साथ ये कार्यक्रम समाप्त होगा उनके आभार प्रदर्शन के साथ। थैंक यू सो मच सर, आपके इस जुड़ाव के लिए। आज आपने जिस तरीके से हमें सपोर्ट किया उसके लिए। वी हैव योर मोमेंटो विद अस, लिबरेशन। ये स्मृति चिन्ह धन्यवाद, मनोज बहुत जी के धन्यवाद। लिए। थैंक यू सर। प्रियंका जी, आप धन्यवाद ज्ञापित करें। जी, थैंक यू सर, थैंक यू। ओके, सो बेसिकली आज के हमारे इस सेलिब्रेशन में आप सब जुड़े, अपना ओपिनियन शेयर किया। थैंक यू सो मच। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, विशिष्ट अतिथि, ज्ञान व्यक्ताओं, श्रोतार्थियों, विद्यार्थियों, जितने भी आज के हमारे इस वेबिनार में जुड़े हैं, आज के इस देवशीय राष्ट्रीय वेबिनार हिंदी पत्रकारिता के 200 वर्ष का परिवर्तन और भव्य सम्मान अवसर पर धन्यवाद ज्ञापन करने का मौका मिल रहा है। तो सबसे पहले मैं सभी विद्वानों को हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने अपना बहुमूल्य इस वेबिनार को ज्ञानवर्धक बनाया और बेहतर बनाया। हिंदी पत्रकारिता के 200 वर्ष आज पूरे हुए। आप सब लोगों ने अपना हमारे साथ शेयर किया। मैं इस वेबिनार में स्पेशल थैंक्स बोलना चाहूंगी प्रोफेसर हरीश कुमार जी को, हृदय से थैंक यू सो मच सर। प्रोफेसर राघवेंद्र सर को, और स्पेशल थैंक्स टू बोथ द पिलर्स, प्रोफेसर एम एन हुडा सर को और संजीव बनावत सर को, और स्पेशल थैंक्स मनोज सर को भी, जो हमारे जाहिर किया, अपने व्यूज हम अपने रखे, और जितने भी हमारे कैंडिडेट्स हैं, जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़े, उन्होंने अपना वक्तव्य रखा। सो थैंक यू एवरीवन हु हैव बीन कनेक्टेड विद अस। थैंक यू सो मच सर। बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। चलिए, हमारी ओर से भी बहुत बहुत आभार धन्यवाद सर। धन्यवाद सर, साहब का स्नेह बना रहे। फिर हम लोग मिलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, अगले कार्यक्रम में मिलते हैं, है ना। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।
और हमारे आगामी जो वेबिनार है उनकी सूचना आपको सोशल मीडिया के थ्रू मिली जाएगी। प्रियंका जी, अगर आपके पास कोई स्क्रीनशॉट हो तो बनावट सर को भेज दीजिएगा। जी सर, बिल्कुल बिल्कुल। एक स्क्रीनशॉट भेज दीजिए अगर हो जी तो। सर। ठीक है, नहीं लिया हो तो अभी ले लीजिए आप, वो खबर के लिहाज से। हाँ, भेज दीजिए और सेव कर दीजिए। सभी जो हमारे मित्र उसमें उपस्थित हैं वो वीडियो ऑन कर लें तो एक स्क्रीनशॉट ठीक आ जाएगा थोड़ा। मैं खुद भी अभी क्लिक कर लेती हूँ स्क्रीनशॉट। सारे लोग कैमरा ऑन कर लें तो तस्वीर हो जाए। सभी लोग कैमरा ऑन कर लें एक बार। सभी लोग कैमरा ऑन कर लें। सर मैंने हाँ, यदि लिया है तो वो शेयर कर दें आप, चाहे मनोज जी को कर दें, मुझे कर दें, जिनको अभी भी। मैं आपको व्हाट्सएप कर दे रहा हूँ सर। ठीक है, एक बार ठीक। लेकिन सब देखो लोग सर, ऑन कर कुलपति जी लीजिए। जब बोल रहे थे ना 10 से भोजन दिए रहे तो मैंने लिया था। जी, मीनवाइल आई विल जस्ट अनाउंस कि जितने भी पार्टिसिपेंट्स सभी लोग एक बार ऑन कर लें। सर्टिफिकेट फॉर 218th वेबिनार व्हिच आई विल बी शेयरिंग इन द चैट बॉक्स राइट नाउ। चलिए सब, तो इसको अपन समाप्त करते हैं।